नमस्कार, कोयलांचल लाइव में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संजना सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। क्या क्रिकेटर कपिल देव अंततः राजनीति के बॉल से क्लीन बोल्ड होने वाले हैं? अनुमान लगाया जा रहा है कि हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर कपिल देव जल्द ही अरविंद केजरीवाल के आप पार्टी के सक्रिय सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो 19 मई को कपिल देव हरियाणा में आप पार्टी ज्वाइन करेंगे, जिसकी तैयारी चल रही है। इसके पहले कपिल देव कई मौके पर अरविंद केजरीवाल के साथ देखे गए हैं और अरविंद केजरीवाल भी कई बार किसी न किसी बहाने कपिल देव की जमकर तारीफ कर चुके हैं। धनबाद के कोयला भवन मुख्यालय पर पिछले 26 दिनों से धरना पर बैठे अप्रेंटिस संघ ने आज धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह से मिलने उनके आवास पहुंचे, जहां छात्रों ने सांसद को ज्ञापन दिया और अपनी मांगे रखी। आपको बता दें कि बीसीसीएल में अप्रेंटिस करने वाले हजारों छात्र आज सड़क पर उतरकर रोजगार की मांग को लेकर पिछले 26 दिनों से धरना दे रहे हैं। वहीं मांगों पर सहमति नहीं होने से छात्रों ने धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह से मिलने उनके आवास पहुंचे और अपनी समस्या रखी। वहीं सांसद ने अप्रेंटिस संघ के छात्रों से बीसीसीएल प्रबंधक वार्ता कर छात्रों को रोजगार देने की बात कही। कंपनी है और उनसे वो बातचीत कर कि तात्कालिक रूप से कुछ लोगों को काम देने का काम करे और पहले बीसीसीएल ने कहा था कि पहले धरना हटाइए और उसके बाद बातचीत करेंगे, लेकिन अभी सीएम जी इस बात पर मैंने उनसे कहा कि पहले बातचीत कीजिए, उसके बाद धरना हटाने पर और 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बीसीसीएल की बातचीत होगी और जो बातचीत के बाद जो स्थिति पैदा होगी उसके बाद मैं निर्णय लूंगा। गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ रैली निकाली गई और केंद्र सरकार पर हेमंत सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा हेमंत सरकार को जबरन फंसाने का आरोप लगाया गया। झामुमो के कार्यकर्ताओं ने गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल आंटा बांग्ला मैदान में जुड़कर जुलूस की शक्ल में शहर के प्रमुख मार्ग होते हुए टावर चौक पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्रीय जांच एजेंसियां और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने की बात कही है। रैली में शामिल जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि एक साजिश कर हेमंत सोरेन की सरकार को अस्थिर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार को यह कहना चाहती है कि पार्टी के नेता हेमंत सोरेन की सरकार को अपदस्थ करने की साजिश करेगी तो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। आज सड़कों पर उतरकर अपना प्रतिरोध ये जताया है और हम आपके माध्यम से केंद्र की सरकार को कहना चाहते हैं कि वो झारखंड की जो गठबंधन की सरकार है, जो लोकतांत्रिक तरीके से काबिज है, जिसको किसी भी साजिश के तहत अगर अपदस्थ करने की अगर कार्रवाई हो रही है या हमारे नेतृत्व के हमारे नेताओं को फंसाने की साजिश की जाएगी, हम उसका विरोध करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे। और ये मेरा चरणबद्ध आंदोलन है। आज हमने धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये एक तरीके से अपना विरोध जताया है। जरूरत पड़ा तो झारखंड बंद भी करना पड़ेगा या सड़कों पर और कठोरता से आंदोलन करना पड़ेगा। हम उसके लिए भी तैयार हैं, अपने नेतृत्व के, अपने नेताओं के लिए, अपने संगठन के लिए। तो केंद्र की सरकार के लिए एक खुला मैसेज है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। हम लोग भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का स्वागत करते हैं, लेकिन कार्रवाई की दिशा अगर इतना ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच का है तो रघुवर दास के जो कार्यकाल का जो 5 वर्षों का कार्यकाल है उसमें बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। गोलियों के निशाने पर एक बार फिर से है ठेकेदार। आखिर क्या कर रही है पुलिस? देखिए इस रिपोर्ट में। धनबाद की फिजा से बारूद का गंध दूर होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी हाल ही में धनबाद के फियर फैक्टर बनते जा रहे अमन सिंह को पुलिस ने धनबाद से दूर राज्य के दूसरे जेल में भेजकर थोड़ी राहत की सांस ले ही रही थी कि फिर से शहर के गली मोहल्लों में धाएं धाएं की आवाज गूंजने लगी है।
फिजा में बारूद के गंध तैर रहे हैं और लोग किसी आशंका की अनहोनी से घर और खिड़की दरवाजों की ओट लेकर कान खड़ा कर घटना को अपने तरीके से समझने बुझने सुनने का प्रयास कर रहे हैं। ताजा मामला में आज दिन में ही हाउसिंग कॉलोनी के MIG 24 में रहने वाले PWD ठेकेदार राम प्रवेश सिंह के मकान को निशाना बनाकर मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने गोली चलाई, जिससे इलाके में दहशत फैल गया। अपराधियों द्वारा चलाई गई गोलियों में से एक गोली दीवार में जा धंसी, जबकि दूसरी गोली खिड़की के शीशे में जा लगी। मौके से पुलिस ने 3 खोखा भी बरामद किया है। मौका वारदात पर अपराधियों द्वारा रंगदारी की मांग करते और धमकाने की बातें लिखी पर्चे भी मिलने की बात सामने आ रही है। गौर करने वाली बात यह है कि ठेकेदार राम प्रवेश सिंह ने ही लगभग 2 करोड़ 30 लाख के लागत से भूली आरा मोड़ के पास सड़क का निर्माण का काम करवाया था और तब से व्हाट्सएप पर अपराधी उन्हें रंगदारी देने या फिर अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे थे। जो लॉ एंड ऑर्डर DSP जांच कर रहे थे उन्होंने बताया कि आपके मोबाइल पर कई बार धमकी वाला मैसेज आया है जिसमें रंगदारी की मांग की गई, डिलीवरी की मांग की गई। अभी आज गोली चली है, प्रशासन को सूचित किए। कितने राउंड गोली थी? गोली कितने राउंड? 3 वो फटा को बटोर करके गए, शीशा उसा टूट गया। अभी आप कहाँ से कहाँ काम लिए हुए? ये तो PWD का काम है, मोड़ से आ। ये कितने किलोमीटर का सड़क है? 1.5 किलोमीटर। कितने कब तक कहीं त्रासी है? 2 करोड़ चल रहा है। कब से काम शुरू किया? फरवरी से। तो फरवरी से लेकर अभी मई टिल अभी तक कितने दफ़ा गैंगस्टर्स जो उस इलाके में हैं प्रिंस खान की कितनी बार धमकी है? हमको धमकी तो 800 आता था, लेकिन वो रिसीव नहीं। तो व्हाट्सएप में कोई तो मैसेज आया होगा ना कि इतना पहुँचा दीजिए, इतना दे दीजिए। खोलेंगे उसको तब ना, हम खोलते नहीं। रविवार के बीते रात भोर 3 बजे के करीब इसी तरह से अपराधियों ने भूली के आजाद नगर में रहने वाले नगर निगम के ठेकेदार मतलूब अंसारी के घर पर भी निशाना लगाकर गोली चलाई थी। उनसे भी रंगदारी की मांग हो रही थी। सवाल यह है कि आखिर कौन है वो दहशतगर्द, क्यों कर रहा है वो ऐसा? आखिर वो घर के दरवाजे, खिड़की, गेट को निशाना बनाकर ही ज्यादातर फायरिंग क्यों करवाता है? पुलिस कहती है वो जांच में जुटी है और दहशतगर्द पकड़ा जाएगा। कॉलोनी स्थित जो मधुलिका स्वीट्स वाली गली है उसमें राम नरेश सिंह जो कि संवेदक हैं और PWD में पंजीकृत संवेदक हैं, उनके घर पे फायरिंग की घटना कारित अपराध कर्मियों के द्वारा की गई है और जो उनके घर में कुछ पहले भी मैसेज वगैरह उनको दिया गया था और वो एक संवेदक हैं जो कि वासेपुर से आरा मोड़ तक PWD से जो सड़क योजना है उसका निर्माण करा रहे हैं और उनको धमकी कुछ दिनों से मिल रही थी, परंतु उनके द्वारा जो है स्थानीय थाना में शिकायत नहीं की गई थी और आज जब घटना कारित की गई है तो हम लोगों के द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है और जो भी अनुसंधान की विभिन्न प्रविधियां हैं, चाहे वो तकनीकी सूचना हो या मानव जनित सूचना हो, सब पे बिंदुवार काम किया जा रहा है और जो भी इसमें दोषी अपराध कर्मी हैं उनको हम लोग चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर से कठोर जो विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। कितने करोड़ की सड़क है ये योजना की राशि तो मुझे अभी एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन ये एक लंबा स्ट्रेच है और अब उनसे अग्रतर पूछताछ की जाएगी तब पता चल पाएगा और अभी हम लोगों का मुख्य कंसर्न है कि अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हो सके। बहरहाल क्राइम पैटर्न बताती है कि यह काम एक ऐसा अपराधी कर रहा है जो फिलहाल बील में छुपा बैठा है और सुरक्षित जगह पर बैठकर अपनी गुर्गों से वो फायरिंग करवाकर दहशत का माहौल तैयार करना चाहता है ताकि कारोबारियों से, ठेकेदारों से रंगदारी वसूल कर सके। उसे सरकार कहलाने का शौक तो है पर उसके पास सामने आने का कलेजा नहीं, लिहाजा पोशीदा तरीके से वो हमला भी करता है और डॉन भी बनना चाहता है। कोयलांचल लाइव के लिए धनबाद से दीपक कुमार के साथ शांतनु चक्रवर्ती की रिपोर्ट। विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता शांतनु चक्रवर्ती। शांतनु, ये बताएं, किसी छोटे सरकार नाम की उपस्थिति की बात आ रही है,
कौन है ये सरकार? देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो है यहाँ पे 2 दहशतगर्दों के नाम आ रहे थे। एक अमन सिंह था जिसे यहाँ से दूसरे जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन एक जो दूसरा नाम आ रहा था वो लगातार प्रिंस खान का नाम सुर्खियों में था। प्रिंस खान जो है ये वासेपुर का एक अपराधी है और फहीम खान जो डॉन यहाँ के रह चुके हैं, जो पुराने अपराधी हैं, उनके रिश्तेदार हैं। और ये प्रिंस खान जो है अब काफी दिनों से, जब से फहीम खान जो है वो जेल में है, तो उनके अंदर जो है डॉन बनने का शौक पैदा हो गया है और तब से जो है वो रंगदारी की मांग कर रहे हैं, गोली चलवा रहे हैं। लाला खान के मर्डर में भी उनका नाम आया था। तो इस तरीके से ये जो छोटे सरकार, अपने आप को छोटे सरकार कहलवाना पसंद करते हैं, जो ये प्रिंस खान है, और ये लगातार एक ही पैटर्न पर इस तरह की गोली चलाने की और इस तरह से रंगदारी मांगने की बात आ रही है। कल रात जो है बीते रात सुबह जो है कहिए कि भोर 3 बजे के करीब जो है गोली चलाई गई है भूली के ही आजाद नगर में। और फिर ये जो घटना घटी है हाउसिंग कॉलोनी में, बिल्कुल दिन में जो है घर ठेकेदार के घर को निशाना बना करके गोली चलाई गई है। ये एक ही तरह से इनका जो पैटर्न है क्राइम का, ये बिल्कुल एक तरह का है। अपने गुर्गों से ये गोली चलवाते हैं और दहशत पैदा करते हैं और फिर रंगदारी की मांग करते हैं। अब सवाल जो है यहाँ पर यह है कि प्रिंस खान है कहाँ? प्रिंस खान अभी तक जो है बहुत ही पोशीदा तरीके से सारा काम कर रहा है, छुपा हुआ है कहीं पे, और लगातार इस तरह की घटनाएं धनबाद शहर में हो रही है जिससे लोग दहशत में हैं। शांतनु जी, ये बताएं पुलिस क्या कर रही है इस वक्त? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है कि पुलिस क्या कर रही है, क्योंकि इसके पहले अमन सिंह का जो कांड लगातार हो रहा था, उसके बाद पुलिस थोड़ी सक्रिय हुई। अमन सिंह को यहाँ से ट्रांसफर किया गया, उसके बाद कई सारे अपराधी पकड़ाए, उनसे जुड़े हुए कई कांडों का उद्भेदन भी पुलिस ने करने का दावा किया। लेकिन ये जो प्रिंस खान वाला जो मामला है, ये लगातार चल रहा है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अभी तक जो है इससे संबंधित जो मुख्य जो किरदार है प्रिंस खान, उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। पुलिस अभी तक ये भी पता लगा नहीं पाई है कि आखिर वो कहां पर छुप करके वारदातों को अंजाम दे रहा है। क्या आपकी किसी पदाधिकारी से बात हुई है? जी बिल्कुल, पुलिस से जब भी बातचीत हो रही है, पुलिस से आज भी बातचीत करने की कोशिश की गई। पुलिस के पास वही रटाया जवाब है कि अभी हम नहीं कर सकते, अभी हम जो है इस मामले का छानबीन कर रहे हैं। लेकिन जो खुल करके बोलने की जो बात है वो अभी तक पुलिस के पास, चूंकि उसने अभी तक इस पे कोई बहुत बड़ा कुछ हासिल भी नहीं कर पाई है पुलिस, तो वो बोलने की स्थिति में भी नहीं है। तो इसीलिए पुलिस बार बार यही कर रही है कि अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और बहुत जल्दी दहशतगर्द जो है पकड़े जाएंगे। और ये हम लोग काफी दिनों से सुन भी रहे हैं, लेकिन अब जब तक प्रिंस खान पकड़ा नहीं जाता तब तक पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं है। सीसीटीवी फुटेज की बात सामने आ रही है, क्या मिला है आखिर उसमें? देखिए, हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? किसी कारणवश हमारा संपर्क टूट गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुराने धरोहरें हमारी उदात्त और गौरवशाली अतीत की कहानी ही नहीं बताती, बल्कि हमारी संस्कृति की पहचान भी कराती हैं। ऐसा ही एक सैकड़ों साल पुराना बौद्ध मठ उपेक्षा का शिकार होकर मिटने के कगार पर है। आइए देखते हैं लोहरदगा से यह रिपोर्ट। झारखंड और बिहार में अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे कई ऐतिहासिक धरोहर उपेक्षित पड़े हैं जिसकी सूद लेने वाला कोई नहीं। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है लोहरदगा के कैरो प्रखंड से, जहां सैकड़ों साल पुरानी एक बौद्ध मठ संरक्षण के अभाव में जर्जर होकर पूरी तरह मिटने के कगार पर पहुंच चुकी है। रखरखाव और देखरेख के अभाव में लगभग 500 साल पुरानी यह बौद्ध मठ अब धीरे धीरे टूटने लगी है और खंडहर का रूप ले रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र के राजा ठाकुर गोविंद नाथ शाहदेव के वंशजों ने इस मठ का निर्माण लगभग 500 साल पहले तब कराया था जब यहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु आए थे। जब तक यहाँ बौद्ध भिक्षु रहे तब तक इस बौद्ध मठ का खूब देखभाल हुआ। जब बौद्ध भिक्षु यहाँ से चले गए तो इस पर सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू समुदाय के लोग भगवान जगन्नाथ की मूर्ति स्थापित कर पूजा पाठ आरंभ कर दिया और फिर हर साल यहाँ रथ मेला का आयोजन होने लगा।
वहीं समय के साथ साथ रथ मेला भी कहीं और लगाए जाने लगा, जिसके बाद से धीरे धीरे यहाँ पूजा पाठ बंद हो गया और आज ये बौद्ध मठ उपेक्षित और वीरान पड़ी है। बौद्धिस्ट लोग का बनाया हुआ है मठ। जहाँ तक पहले के जो बूढ़े बुजुर्ग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, वो लोग हम लोग को जो बताए हैं उसके अनुसार हम बता रहे हैं आपको कि बौद्धिस्ट लोग का ये बनाया हुआ है। और पहले यहाँ रथ मेला भी लगता था, जगन्नाथ जी का पूजा होता था यहाँ पर ही, और बहुत भव्य ढंग से होता था। जो किसी कारणवश ये मंदिर अभी वीरान पड़ गया है। मूर्ति वगैरह जो था वो सारा दूसरे जगह में चला गया है। और पहले जो बताते थे लोग कि यहाँ पर ही खास करके जो बना है मठ, वो केवल रेता बिल्कुल नहीं है इसमें केवल चूनी है और चूना है, गुड़ है, उसका बनाया हुआ है। इसका जीवन उद्धार यदि हो जाता तो कैरो के जनता काफ़ी प्रभावित होते इससे, और देखने में भी पुराना धरोहर है हम लोग का। बीजेपी प्रदेश कोषाध्यक्ष नजीर आलम खान ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से इस प्राचीन धरोहर का जीर्णोद्धार का मांग किया है और भारतीय संस्कृति के इस प्राचीन धरोहर को बचाने के लिए सरकार से आगे आकर जरूरी कदम उठाने की मांग की है। कुछ मेरे दादा, स्वर्गीय दादा हाजी शखावत खां हम लोगों से बताया करते थे कि ये ठाकुर गोविंद नाथ शाहदेव के दादा ने बनवाया था। अब मेरे दादा का मरा हुआ 60 साल हो गया और 120 साल में उम्र है, तो हमको लगता है कि लगभग 500 साल से कम का नहीं होगा। और ये भी बताया करते थे कि यहाँ लोग पूजा किया करता था, सनातन धर्म के लोग पूजा किया करते थे, दिया हुआ जलाते थे। ये जानकारी मेरे दादा ने दिया है, तो हम लोग क्या बता सकते हैं। जो उन्होंने कहा वही बात हम आप तक रख रहे हैं, और हमको लगता है कि 500 साल तो लगभग हो रहा है। अभी तक तो कोई कुछ नहीं किया। इतने पुराने धरोहर है, इसके लिए कई मरतबा और लोग भी आए, कुछ न्यूज़ें भी चली हैं कहीं कहीं, परंतु आज तक तो कोई ध्यान नहीं दिया। हम कहेंगे अपने सरकार की ओर से कहेंगे, जिला प्रशासन से कहेंगे कि बहुत पुराना एक स्तंभ है ये, तो इसको जीर्णोद्धार किया जाए। वहीं पूरे मामले पर जिला के उपायुक्त बाघमारे प्रसाद कृष्ण ने कहा कि अगर सच में ये बहुत पुरानी धरोहर है तो इसकी निरीक्षण कर आगे पत्राचार किया जाएगा। संबंध में जो है वो उसका निरीक्षण करके प्रखंड स्तर से प्रतिवेदन मांगा जाएगा, और जिस तरह से उसमें बातें सामने आती है उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर वाकई में ये बहुत पुरानी धरोहर है तो इसके संवर्धन के लिए जो विभाग है, जो इसकी जिनको इसमें स्पेशलिटी होती है, एक्सपर्टीज़ होता है, तो उनको लेटर के माध्यम से सूचित किया जाएगा। कोयलांचल लाइव डेस्क। गया में नक्सलियों के नाम पर संगठित अपराधियों द्वारा रंगदारी मांगने वाला एक नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने सरगना सहित 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आइए देखिए यह रिपोर्ट। बिहार के गया जिले में हाल के दिनों में अपराधियों और रंगदारों के साथ साथ उग्रवादियों की तर्ज पर अपराध को अंजाम देने वाले 3 शातिर अपराधियों को गया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों गया जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बांके बाजार और इमामगंज में सड़क निर्माण में लगे पोकलेन मशीन और पेट्रोल पंप को फूंक दिया गया था। गया एसएसपी हरप्रीत कौर ने बताया कि के टाइगर नामक संगठन से जुड़े कुछ अपराधी नक्सलियों के तर्ज पर गया जिले में अपराध कर रहे थे। बिहार के गया में टीपीसी नामक उग्रवादी संगठन का सक्रिय सदस्य रहा के टाइगर से जुड़े नक्सली उग्रवाद के आड़ में उगाही का धंधा कर रहे हैं। लोगों में दहशत फैलाने के लिए हाल के दिनों में इस संगठन के लोगों ने पेट्रोल पंप को भी निशाना बनाया था। इतना ही नहीं, सड़क निर्माण में लगे कंस्ट्रक्शन कंपनी के पोकलेन मशीन को भी इन अपराधियों ने फूंक डाला था। एसएसपी हरप्रीत कौर ने बताया कि जल्द ही के टाइगर संगठन से जुड़े अन्य सदस्यों को भी पुलिस धर दबोचेगी। कुछ दिन पहले ये 2 घटनाएं बैक टू बैक हुई थी, जिसमें पोकलेन जलाने की घटना हुई थी, फिर पेट्रोल पंप जलाने की घटना हुई थी।
तो उसी जो घटना के पीछे अपराधी थे उसका आज जो है उसके बारे में ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो वहाँ पे जो दोनों घटनाएं हुई थी वहाँ पे के टाइगर के नाम से पर्चा भी फेंका गया था। तो ये के टाइगर जो संगठन का मुख्य संचालन करता है, छोटू चौधरी उर्फ ननका उर्फ धनंजय चौधरी उर्फ के टाइगर, इनको गिरफ्तार किया गया है। ये 16/5 को रोशनगंज थाना अंतर्गत पोपलेन को आग लगाने के आग के हवाले किया था और 17/5 की रात्रि में बांके बाजार थाना अंतर्गत पेट्रोल पंप और एक बस और एक मोटरसाइकिल को आग लगाया था। विकास चौधरी जो अपराधी था उसमें शामिल, पिता समुंदर चौधरी, उसको गिरफ्तार किया गया और उसकी बाइक जो दोबारा आग लगाने के लिए जिस बाइक का इस्तेमाल हुआ था उसी की बाइक थी, उसकी बाइक भी रिकवर हुई है। और उससे फिर आगे जो पूछताछ हुई और तकनीकी अनुसंधान हुआ, उसी के आधार पर के टाइगर धनंजय चौधरी उर्फ ननका उर्फ उदय चौधरी को सारनाथ बनारस से गिरफ्तार किया गया है और उसी के साथ उसका जो दूसरा साथी है उदय, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। उनकी निशानदेही पे जो मोबाइल इस्तेमाल हुआ था और जिस सिम से रंगदारी मांगी जा रही थी, धमकी दी जा रही थी, वो मोबाइल और सिम भी बरामद हो गया है और उन्हीं की निशानदेही पे 2 देसी पिस्टल और गोली भी बरामद हुआ है। तो टोटल अभी तक 3 अपराधी जो हैं इस घटना में गिरफ्तार किए हैं, बाकी अन्य अभी फरार हैं जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी चल रही है। गिरफ्तार के टाइगर संस्था के सरगना गिरफ्तार किए गए के टाइगर संस्था के सरगना से 5 अत्याधुनिक हथियार, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और कई आपत्तिजनक सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। सरगना की गिरफ्तारी यूपी के सारनाथ से की गई है। गिरफ्तार अन्य अपराधियों के पास से 5 देसी पिस्तौल, 10 गोली, 3 मोबाइल और 3 मोटरसाइकिल सहित कई अन्य सामान भी बरामद हुआ है। कोयलांचल लाइव डेस्क। खबरों में बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ।